फोन की घंटी बजती जा रही थी, मगर इससे बेखबर मेरे पति आलोक टीवी पर विश्व कप फुटबॉल मैच संबंधी समाचार सुनने में व्यस्त थे। तब मैं बच्चों का नाश्ता पैक करती हुई उन पर झुंझला पड़ी। अरे बाबा, जरा फोन तो अटेंड कीजिए, मैं फ्री नहीं हूँ। ये समाचार तो दिन में न जाने कितनी बार दोहराए जाएंगे। आलोक चौंकते हुए उठे और अपनी स्टाइल में फ़ोन रिसीव किया। हेलो, आलोक, एट दिस एंड। स्कूल जाते अपनी बेटे बेटी नेहा और अतुल को छोड़ने मैं बाहर की ओर चल पड़ी। दोनों को रिक्शे में बिठाकर लौटी तो देखा आलोक किसी से बात करने में जुटे थे। मुझे देखते ही बोले, रंजू, तुम्हारा फ़ोन है। कोई मिस्टर अनुराग हैं जो सिर्फ तुमसे बात करने को बेताब है। कहकर उन्होंने रिसीवर मुझे थमा दिया और खुद अपने छूटते समाचारों की ओर दौड़ पड़े। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि कौन अनुराग है जिसे मैं जानती हूँ, पर बात तो करनी ही थी। सो बोल पड़ी, हेलो, मैं रंजू बोल रही हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन साहब बोल रहे हैं? मैं अनुराग, पहचाना मुझे? जरा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। इतनी जल्दी भुला दिया क्या मुझे? फ़ोन करने वाला जब अपना परिचय न देकर मजाक करने लगा और पहेलियां बुझाने लगा तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि पता नहीं कौन है जो इस तरह की बातें कर रहा है मुझसे। पर आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, इसलिए अपनी वाणी पर अंकुश लगाती हुई मैं बोली, माफ़ कीजिएगा, अब भी मैं आपको पहचान नहीं पाई। उधर से आवाज़ आई, मेरी प्यारी बहना, अपने सौरभ भाई की आवाज़ भी तुम पहचान नहीं पाओगे? ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। सौरभ भाई, आप? वाह, तो मुझे उल्लू बनाने के लिए आपने अपना नाम अनुराग बता रहे हैं। खुशी से मैं इतनी जोर से चीखी कि आलोक घबराकर मेरे पास दौड़े चले आए। क्या हुआ रंजू, इतनी जोर से क्यों चीखी? कहीं छिपकली दिखी क्या तुम्हें? मैं इनकार में सिर हिलाती हुई हंस पड़ी, क्योंकि छिपकली देखकर भी मैं डर के मारे हमेशा चीख पड़ती हूँ। फिर रिसीवर में माउथपीस पर हाथ रखकर बोली, जरा रुकिए, अभी आकर बताती हूँ। तो आलोक लौट गए। हाँ, अब बताइए भाई, इतने दिनों बाद बहन की याद आई? कब आए आप सिंगापुर से? बाकी लोग कैसे हैं? मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। फिलहाल किसी के बारे में मुझे खबर नहीं है रंजू, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई। इसलिए भारत आने के बाद सबसे पहले मैंने तुम्हें फ़ोन किया। तुमसे मिलने मैं कल ही तुम्हारे घर आ रहा हूँ। पूरे 2 दिन तुम्हें बोर होना पड़ेगा, इसलिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। बाकी बातें अब तुम्हारे घर पर ही होंगी। बाय। इतना कहकर भाई ने फ़ोन काट दिया। सौरभ भाई कल सच में हमारे घर आने वाले हैं, सोचकर मैं खुशी से झूम उठी। 10 साल हो गए थे उन्हें देखे। आखिरी बार उन्हें अपनी शादी के वक्त देखा था। अपने माता पिता की मैं अकेली संतान थी, पर दोनों चचेरे भाई सौरभ और सौभिक मुझ पर इतना प्यार लुटाते थे कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा अपना कोई सगा भाई या बहन नहीं है। काका काकी की तो मैं वैसे भी लाडली थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम भुवनेश्वर में रहते थे और काका का परिवार पुरी में। हमारा लगभग हर सप्ताह ही एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता था, इसलिए 60-65 किलोमीटर की दूरी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरी सौभिक भाई से उतनी नहीं पड़ती थी जितनी सौरभ भाई से। मेरे प्यारे और चहेते भैया तो सौरभ भाई ही थे। उनके अलावा समुद्र का आकर्षण ही था जो प्रत्येक सप्ताह मुझे पूरी खींच लाता था। उन दिनों मैं दर्शन शास्त्र में एमए कर रही थी, इसलिए सौरभ भाई के जीवन दर्शन की गहरी बातें मुझे अच्छी लगती थीं। एक दिन वह कहने लगे, रंजू, अपने भाई की एक बात गांठ बांध लो, गलती स्वीकार करने में ही समझदारी होती है। जीवन कोई कोर्ट नहीं है जहाँ कभी कभी गलत बात को भी तर्क द्वारा सही साबित कर दिया जाता है। मैं उनका मुंह ताकती रह गई तो वह आगे बोले, तुम शायद ठीक से मेरी बात समझ नहीं पाई। ठीक है, इस बात को मैं तुम्हें फिल्मी भाषा में समझाता हूँ। थोड़ी देर पहले तुम आनंद फिल्म का जिक्र कर रही थी ना? मैंने भी देख रखी है यह फिल्म। इसके एक सीन में जब अमिताभ रमेश देव से पूछता है कि तुमने क्यों उस धनी शेठ को कोई बीमारी ना होते हुए भी झूठ मूठ की महंगी गोलियां देकर एक मोटी रकम झटक ली, तो इस पर रमेश देव कहता है कि अगर ऐसे धनी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर मैं पैसे नहीं लूँगा तो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज कैसे करूँगा। एक नज़र में रमेश देव का यह तर्क सही भी लगता है, परंतु सच्चाई की कसौटी पर परखा जाए तो क्या वह गलत नहीं था? अगर किसी गरीब की वह मदद करना चाहता था तो अपनी ओर से जितनी हो सके करनी चाहिए थी। इसके लिए किसी अमीर को लूटना न तो न्याय संगत है और न ही तर्क संगत।
इसलिए ज्ञानी पुरुष गलत बात को सही साबित करने के लिए तर्क नहीं दिया करते, बल्कि उस भूल को सुधारने का प्रयास करते हैं। एक दिन कॉलेज से घर लौटी तो माँ एक खुशखबरी के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही बोली, सुना तूने, तेरे काका का फोन आया था कि कल तेरे सौरभ भाई के लिए लड़की देखने कानपुर चलना है। सौरभ ने कहा है कि उसे हम सबसे ज़्यादा तुझ पर भरोसा है कि तू ही उसके लिए सही लड़की तलाश सकती है। मुझे अपने आप पर नाज हो आया कि मेरे भाई को मुझ पर कितना यकीन है। दूसरे दिन सौरभ भाई और सौभिक भाई के अलावा हम सब कानपुर पहुँचे तो मैं बहुत खुश थी। हम सभी को लड़की पसंद आ गई। हाँ, उसकी उम्र जरूर मेरी माँ और काकी के विचार से कुछ ज़्यादा थी, पर आजकल 27 साल में शादी करना कोई खास बात नहीं होती है। फिर उसे देखकर कोई 22-23 से ज़्यादा की नहीं समझ सकता था। बैठक में सबको चाय नाश्ता देने और थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद जब भाभी अंदर जाने लगी तो काकी ने मुझसे कहा, रंजू, तुम अंदर जाकर संगीता के साथ बातें करो, यहाँ बड़ों के बीच बैठी बोर हो जाओगी। फिर हमें तो कुछ उससे पूछना है नहीं। मैं भी भाभी के साथ बात करना चाहती थी, इसलिए अंदर चली गई। तभी उनके घर में भाभी के बचपन से काम करने वाली आया कमली ने उन्हें एक टैबलेट खाने को दी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही कमली बोली, शायद घबराहट के मारे बेबी के सिर में कुछ दर्द सा होने लगा है। आप तो समझ ही सकती हैं क्योंकि आप भी लड़की हैं। इस पर मैं बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ, पर चिंता करने की कोई बात नहीं। हम सबको भाभी पहले ही पसंद आ चुकी हैं। मेरी बातें सुनकर भाभी ने तब तल्ख स्वर में कहा था, पसंद तो सभी करते हैं मुझे, पर शादी कोई नहीं। पर हम तो आज सगाई भी करके जाने वाले हैं भाभी। मुझे लगा कि पहले कोई रिश्ता भाभी के लिए आया होगा, इसलिए भाभी ऐसे बोल रही हैं। फिर सगाई करके ही हम लौटे। इसके 10 दिन बाद सौरभ भाई के पास एक गुमनाम फोन आया कि जिस लड़की से आप शादी करने जा रहे हैं वह एक गिरे हुए चरित्र की लड़की है। अपने स्वभाव के मुताबिक सुनी सुनाई बात पर यकीन न करते हुए भाई ने फ़ोन करने वाले से सख्त लहजे में कहा था, आपको इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके चरित्र के विषय में मुझे सब पता है। करीब 1 महीने बाद ही धूमधाम से हम सब संगीता भाभी को दुल्हन बनाकर घर ले आए। उनके साथ दहेज में कमली भी आई थी। हमारे घर वालों ने सोचा ससुराल में भाभी को ज़्यादा परेशानी न हो, इस वजह से उनके मायके वालों ने उसे कुछ दिनों के लिए साथ भेजा है। सौरभ भाई खूबसूरत दुल्हन पाकर बहुत खुश थे। दुल्हन पसंद करने के एवज में मैंने उनसे लॉकेट समेत सोने की खूबसूरत एक चैन और कानों की बालियां मांगी थी, जो शादी के दिन ही उन्होंने मुझे दे दी थी। मैं गजरे की थाली लिए भाभी के कमरे में अंदर पहुंची। यह क्या भाभी, इस तरह क्यों बैठी हो? जल्दी से साड़ी बांध कर तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने आसपास के लोग आते ही होंगे। मुझे नहीं पता साड़ी कैसे बांधी जाती है। कमली मेरे लिए दूध लेने गई है, वही आकर मुझे साड़ी पहनाएगी। भाभी का स्वर एकदम सपाट था। अच्छा, लगता है तुम सिर्फ सलवार समीज ही पहनती थी। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ कि साड़ी कैसे बांधी जाती है। मैं तो कभी कभी घर पर शौकिया साड़ी बांध लेती हूँ। बातें करते हुए मैंने उनकी साड़ी बांधी, फिर केशों को अच्छी तरह पोंछकर हेयर ड्रायर से सुखाकर पोनी बना दी। फिर हेयर पिन से मोगरे का गजरा लगाया और चेहरे का भी पूरा मेकअप कर डाला। सबसे अंत में मांग भरने के बाद जब मैंने उनके माथे पर मांग टीका सजाया तो कुछ पलों तक मैं खुद उस अपूर्व सुंदरी को निहारती रह गई। इतनी देर तक मैंने उनसे अकेले ही बात करती रही। उनका चेहरा एकदम निर्विकार था। पूरे श्रृंगार के बावजूद कुछ कमी सी लग रही थी। शायद वह कमी थी भाभी के मुखड़े पर नजर न आने वाली स्वाभाविक लज्जा, क्योंकि यही तो वह आभूषण है जो एक भारतीय दुल्हन की सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। ऐसा क्यों था मैं तब समझ नहीं पाई थी, परंतु अगली रात को रिसेप्शन पार्टी के वक्त इसका राज खुल गया। वह रात शायद सौरभ भाई के जीवन की सबसे दुख भरी रात थी। उस दिन मौका मिलने पर जब तब मैं सौरभ भाई को भाभी का नाम लेकर छेड़ती थी। रात को रिसेप्शन पार्टी पूरे शबाब पर थी। दूल्हा दुल्हन को मंडप में बिठाया गया था। लोग तोहफे और बुके लेकर जब दुल्हन के पास पहुंचते तो इतनी सुंदर दुल्हन देख पलक झपकाना भूल जाते। हम सब खुश थे, पर हमारी खुशी पर जल्दी ही तुषारपात हो गया। वह पूर्णिमा की रात थी। हर पूर्णिमा को ज्वार भाटे के साथ समुद्र का शोर इतना बढ़ जाता कि काका के घर तक साफ सुनाई पड़ता। उस वक्त ऐसा ही लगा था जैसे अचानक ही शांत समुद्र में इस कदर ज्वार भाटा आ गया हो जो हमारे घर के अमन चैन को तबाह और बर्बाद कर डालने पर उतारू हो। मेरे मन में भी शायद समुद्र से कम ज्वार भाटे न थे।
अचानक ही दुल्हन बनी भाभी अपने शरीर की हर एक वस्तु को नोच नोच कर फेंकने लगी। फिर पूरे अहाते में चीखती हुई इधर से उधर दौड़ने लगी। बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू में किया गया। कमली ने दौड़कर कोई दवा भाभी को खिलाई तो वह धीरे धीरे कुर्सी पर बेहोश सी पड़ गई। तब भाभी को उठाकर कमरे में लिटा दिया गया। फिर तो सभी लोगों ने कमली को कटघरे में ला खड़ा किया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने डरते और रोते हुए बताया, पिछले 4 सालों से संगीता बेबी को अचानक दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। रोज़ दवा लेने से वह कुछ ठीक रहती हैं, परंतु अगर किसी कारणवश 10 से 11 दिन तक दवा नहीं ले तो दौरा पड़ जाता है। यह सब जानकर कौन शादी के लिए तैयार होता है इनसे। इसलिए इस बारे में कुछ ना बताकर यह शादी कर दी गई। मैंने उन्हें बचपन से पाला है, इसलिए मुझे साथ भेज दिया गया ताकि उन्हें समय से दवा खिला सकूं। सबने सोचा कि नियति ने चाहा तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर शायद नियति को यह मंजूर नहीं था। कहकर कमली फूट फूट कर रोने लगी। काकी तो यह सुनकर ही बेहोश हो गई। माँ ने उन्हें संभाला। घर के सभी लोग एकदम आक्रोश से भर उठे। इतने बड़े धोखे को कोई कैसे बचा सकता था। तुरंत उनके मायके वालों को फोन कर दिया गया कि आकर अपनी बेटी को ले जाएं। सहसा ही मैं अपराध बोध से भर उठी थी। जिस भाई ने मुझ पर भरोसा करके मेरी स्वीकृति मात्र से लड़की देखे बिना शादी कर ली, उसी भाई का जीवन मेरी वजह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गया था। इसकी टीस रह रह कर मेरे मन मस्तिष्क को विषैले दंश से घायल करती रही और मैं अंदर ही अंदर लहूलुहान होती रही। 2 दिन बाद भाभी के माता पिता आए। हमारे सारे रिश्तेदारों ने उन्हें जितना मुंह उतनी बातें कही। जी भरकर उन्हें लतारा फटकारा और वे सिर झुकाए सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। 2 घंटे बाद जब सभी के मन के गुब्बार निकल गए तो भाभी के पिता सबके सामने हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों का गुस्सा जायज है। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमने आपसे धोखा किया। हम अपनी बेटी को लेकर अभी चले जाएंगे, परंतु जाने से पहले मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटी कोई जन्म से ऐसी मानसिक रोगी नहीं थी। उसे इस हाल में पहुँचाने वाला आपका यह बेदर्द समाज है। 7 साल पहले एक जमींदार घराने के अच्छे पद पर कार्यरत लड़के के साथ हमने संगीता का रिश्ता तय किया था। सगाई होने तक वे यही कहते रहे कि आप अपनी मर्जी से अपनी बेटी को जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। हमारी ओर से कोई मांग नहीं है। फिर शादी के 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा मांग कर बैठे जो किसी भी सूरत में हम पूरी नहीं कर सकते थे। अंततः हमने इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना बेहतर समझा, परंतु वे इसे अपना अपमान समझ बैठे और बदला लेने पर उतारू हो गए। चूंकि वे स्थानीय लोग थे, इसलिए हमारे घर जो भी रिश्ता लेकर आता उससे संगीता के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें करके रिश्ता तोड़ने लगे। इसके अलावा वे हमारे जान पहचान वालों के बीच भी संगीता की बदनामी करने लगे। इन सब बातों से संगीता का आत्मविश्वास खोने लगा और वह एकदम गुमसुम हो गई। फिर धीरे धीरे मनोरोगी हो गई। इलाज के बाद भी खास फर्क नहीं पड़ा। जब आप लोग किसी की बातों में नहीं आए तो किसी तरह आपके घर रिश्ता करने में हम कामयाब हो गए। मन से हम इस साध को भी मिटा न सके कि बेटी का घर बसता हुआ देखे। हम यह भूल ही गए थे कि धोखा देकर ना आज तक किसी का भला हुआ है और ना होगा। हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिए। आप लोगों का जो अपमान हुआ और दिल को जो ठेस पहुंची उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर आप लोगों का जितना खर्चा हुआ है वह मैं घर पहुंचते ही ड्राफ्ट द्वारा भेज दूंगा। बस अब हमें इजाज़त दीजिए। फिर वह कमली से बोले, जाओ कमली, संगीता को ले आओ। यह सुनकर एकदम सन्नाटा छा गया। तभी जाती हुई कमली को रोकते हुए सौरभ भाई बोले, ठहरो कमली, संगीता कहीं नहीं जाएगी। यह सही है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया और हम सबको ठेस पहुंचाई। इसके लिए इन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए और सज़ा यह होगी कि आज के बाद इनसे हमारा कोई संबंध नहीं होगा। परंतु इसमें संगीता की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसकी मानसिक दशा तो ऐसी ही नहीं है कि वह इन बातों को समझ सके। परंतु मैंने तो अपने पूरे होशो हवास में मन प्राण से उसे अपनी पत्नी स्वीकारा है। अग्नि को साक्षी मानकर हर सुख दुख में साथ निभाने का प्रण किया है। कहते हैं जन्म, शादी और मृत्यु सब पहले से तय होते हैं। अगर ऐसा है तो यही सही। संगीता जैसी भी है अब मेरे साथ ही रहेगी। मैं अपने सभी परिजनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे मेरे जीवन पथ से विचलित न करें, क्योंकि मेरा निर्णय अटल है। सौरभ भाई के स्वभाव से हम सब वाकिफ थे। वह जो कहते हैं उसे पूरा करने में कोई कसर न छोड़ते, इसलिए एकाएक ही मानो सभी को साफ सूंघ गया। संगीता भाभी के माता पिता सौरभ भाई को लाखों आशीष देते चले गए। बाकी वहाँ मौजूद सभी नाते रिश्तेदारों में से किसी न किसी ने सौरभ भाई को संकी, बेवकूफ़ और पागल आदि विशेषणों से विभूषित किया और धीरे धीरे सब के सब चलते बने। आजकल किसी के पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि किसी की व्यक्तिगत बातों और समस्याओं में अपना कीमती वक्त गंवाएं।
भाभी के आने के बाद मैं बहुत मौज मस्ती करने की योजना मन ही मन बना चुकी थी, पर अब तो सब मन ही की मन रह गई। तीसरे दिन अपने मम्मी पापा के साथ ही मैंने लौटने का मन बना लिया। दुखी मन से मैं भुवनेश्वर लौट आई। आने से पहले चुपके से एक रुमाल में सोने की चैन और कानों की बालियां कमली को देकर आई कि मेरे जाने के बाद सौरभ भाई को दे देना। जब उनकी जिंदगी में बाहर आई ही नहीं तो मैं कैसे उनसे तोहफे को कबूल कर सकती थी। सौरभ भाई के साथ हुए हादसे को काकी झेल नहीं पाई और 1 साल के अंदर ही उनका देहांत हो गया। काकी के गम को हम अभी भुला भी नहीं पाए थे कि एक दिन नाक के डसने से कमली का सहारा भी टूट गया। बिना किसी औरत के सहारे के सौरभ भाई के लिए संगीता भाभी को संभालना मुश्किल होने लगा था। इसलिए सौरभ भाई ने कोशिश करके अपना तबादला भुवनेश्वर करवा लिया ताकि मैं और मम्मी उनकी देखभाल कर सकें। मकान भी हमारे घर के करीब ही लिया था। वहां आकर मेरी मदद से घर व्यवस्थित करने के बाद सबसे पहले वह संगीता भाभी को अच्छे मनोचिकित्सक के पास ले गए। मैं भी साथ थी। डॉक्टर ने पहले एकांत में सौरभ भाई से संगीता भाभी की पूरी केस हिस्ट्री सुनी। फिर जांच करने के बाद कहा कि उन्हें डिप्रेसिव साइकोसिस हो गया है। ज़्यादा अवसाद की वजह से ऐसा हो जाता है। इसमें रोगी जब तक क्रॉनिक अवस्था में रहता है तो किसी को जल्दी पता नहीं चलता कि अमुक आदमी को कोई बीमारी भी है, परंतु 10 से ज़्यादा दिन तक वह दवा न ले तो फिर उस बीमारी की परिणति एक्यूट अवस्था में हो जाती है, जिसमें रोगी को कुछ होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है। अपने बाल और कपड़े आदि नोचने फाड़ने जैसी हरकतें करने लगता है। डॉक्टर ने आगे बताया कि एक बार अगर यह बीमारी किसी को हो जाए तो उसे एकदम जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, परंतु जीवन पर्यंत रोजाना इस मर्ज की दवा की एक गोली लेने से सामान्य जीवन जिया जा सकता है। दवा के साथ ही साथ साइकोथेरेपी से मरीज में आश्चर्यजनक सुधार हो सकता है और यह सिर्फ उसके परिवार वाले ही कर सकते हैं। मरीज के साथ प्यार भरा व्यवहार रखने के साथ साथ बातों और अन्य तरीकों से घर वाले उसका खोया आत्मविश्वास फिर से लौटा सकते हैं। डॉक्टर के कहे अनुसार हमने भाभी का इलाज शुरू कर दिया। माँ तो अपने घर के काम में ही व्यस्त रहती थी, इसलिए भाई की अनुपस्थिति में भाभी के साथ रहने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई और मैं बातों बातों में निरंतर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करते कि वह बहुत अच्छी हैं, सुंदर हैं और हर एक काम अच्छी तरह कर सकती हैं। शुरू में वह नानुक्कर करती थीं, फिर धीरे धीरे मेरे साथ खुल गईं। हम तीनों मिलकर कभी लूडो खेलते, कभी बाहर घूमने चले जाते। लगातार प्रयास से 6 महीने के अंदर संगीता भाभी में इतना परिवर्तन आ गया कि वह हंसने मुस्कुराने लगी, लोगों से बातें करने लगी और नज़दीक के बाजार तक अकेली जाकर सब्जी वगैरह खरीद कर लाने लगी। दूसरे लोग उन्हें देखकर किसी भी तरह से असामान्य नहीं कह सकते थे। यूँ कहें कि वह काफ़ी हद तक सामान्य हो चुकी थी। हमें आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि इस बीच न तो काका और न ही सौभिक भाई कभी हालचाल पूछने आए, पर सब कुछ ठीक चल रहा था, इसलिए हमने खास ध्यान नहीं दिया। इसके 5 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल दिल्ली चली गई। ससुराल आकर धीरे धीरे मेरे दिमाग से सौरभ भाई की यादें पीछे छूटने लगीं, क्योंकि आलोक के अपने माता पिता के इकलौते बेटे होने के कारण वृद्ध सास ससुर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। उन्हें छोड़कर मेरा शहर से बाहर जाना मुश्किल था। मेरे ससुराल जाने के 2 महीने बाद ही पापा ने एक दिन फ़ोन किया कि अच्छी नौकरी मिलने के कारण सौरभ भाई संगीता भाभी के साथ सिंगापुर चले गए हैं। फिर तो सौरभ भाई मेरे जहन में एक कहानी बनकर रह गए थे। अचानक किसी के हाथ की थपथपाहट में मैंने अपने गाल पर महसूस की तो सहसा चौंक पड़ी और सामने आलोक को देखकर मुस्कुरा पड़ी। कहाँ खो गई हो डार्लिंग? कल तुम्हारे प्यारे सौरभ भाई पधार रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी नहीं करनी है क्या? आलोक बोले। वह सौरभ भाई के प्रति मेरे लगाव को अच्छी तरह जानते थे। अच्छा, तो आपको पता था कि फ़ोन सौरभ भाई का था? हाँ भाई, पता तो है। आखिर वह हमारे साले साहब जो ठहरे। फिर मैंने ही तो उनसे पहले बात की थी। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर मैंने नहा धोकर सौरभ भाई के मनपसंद दम आलू और सूजी का हलवा बनाकर रख दिया। पूरी का आटा भी गूंथ कर रख दिया ताकि उनके आने के बाद जल्दी से गर्मा गर्म पूरियां तल दूं। आलोक उठकर तैयार हो गए और बच्चे भी तैयार होने लगे। रविवार होने की वजह से उन्हें स्कूल तो जाना नहीं था। कोई गाड़ी घर के बाहर से गुजरती तो मैं खिड़की से झांक कर देखने लगती। आलोक मेरी अकुलाहट देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आखिर जब तंग आकर मैंने देखना छोड़ दिया तो अचानक 8:45 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने सदाबहार मुस्कान लिए सौरभ भाई अटैची के साथ खड़े थे। वह तो वैसे ही थे, बस बदन पहले की अपेक्षा कुछ भर गया था और मूछें भी रख ली थी उन्होंने। उनसे पहली बार मिलने के कारण बच्चे नमस्ते करने के बाद कुछ सकुचाए से खड़े रहे।
सौरभ भाई ने घुटनों के बल बैठते हुए अपनी बाहें पसारकर जब उन्हें करीब बुलाया तो दोनों बच्चे उनके गले लग गए। मैं भाई को प्रणाम करने के बाद दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि वह बोले, अरे क्या अपनी भाभी और भतीजी को अंदर नहीं आने दोगी? मैं हक्की बक्की सी उनका मुंह ताकने लगी क्योंकि उन्होंने भाभी और भतीजे के बारे में फोन पर कुछ कहा ही नहीं था। तभी भाभी ने अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ कमरे में प्रवेश किया। कुछ पलों तक तो मैं कमर से भी नीचे तक चोटी वाली सुंदर भाभी को देख ठगी सी खड़ी रह गई। फिर खुशी के अतिरेक में उनके गले लग गई। सभी का एक दूसरे से मिलने मिलाने का दौर खत्म होने और थोड़ी देर बातें करने के बाद भाभी नहाने चली गई। फिर नाश्ते के बाद बच्चे खेलने में व्यस्त हो गए और आलोक तथा सौरभ भाई अपने कामकाज के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। थोड़ी देर उनके साथ बैठने के बाद जब मैं दोपहर के भोजन की तैयारी करने रसोई में गई तो मेरे मना करने के बावजूद संगीता भाभी काम में हाथ बटाने आ गई। सधे हाथों से सब्जी काटती हुई वह सिंगापुर में बिताए दिनों के बारे में बताती जा रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में स्वीकारा कि अगर सौरभ भाई जैसा पति और मेरी जैसी ननद उन्हें नहीं मिलती तो शायद वह कभी ठीक नहीं हो पाती। भाभी को इस रूप में देखकर मेरा अपराध बोध स्वतः ही दूर हो गया। दोपहर के भोजन के बाद भाभी ने कुछ देर लेटना चाहा। आलोक अपने ऑफिस के कुछ पेंडिंग काम निपटाने चले गए। बच्चे टीवी पर स्पाइडरमैन कार्टून फिल्म देखने में खो गए तो मुझे सौरभ भाई से एकांत में बात करने का मौका मिल गया। बहुत तेरे सवाल मेरे मानस पटल पर उमड़ घुमर रहे थे कि जिनका जवाब सिर्फ सौरभ भाई ही दे सकते थे। आराम से सोफे पर पीठ टिकाकर बैठती हुई मैं बोली, अब मुझे सब कुछ जल्दी बताइए कि मेरी शादी के बाद क्या हुआ। मैं सब कुछ जानने को बेताब हूँ। मैं अपनी उत्सुकता रोक नहीं पा रही थी। भैया ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहना शुरू किया, रंजू, तुम्हारी शादी के बाद कुछ भी ऐसा खास नहीं हुआ जो बताया जा सके। जो कुछ भी हुआ था तुम्हारी शादी से पहले हुआ था। परंतु आज तक मैं तुम्हें यह नहीं बता पाया कि पुरी से भुवनेश्वर तबादला मैंने सिर्फ संगीता के लिए नहीं करवाया था, बल्कि इसकी और भी वजह थी। मैं आश्चर्य से उनका मुंह देखने लगी कि अभी और किस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। मैंने पूछा, और क्या वजह थी भाई? माँ के बाद कमली किसी तरह सब संभाले हुए थी, भाई ने कहा। परंतु उसके गुजरने के बाद तो मेरे लिए जैसे मुसीबतों के कई द्वार एक साथ खुल गए। एक दिन संगीता ने बताया कि मेरे जाने के बाद सौभिक ने उसे बहुत ही गलत नज़र से देखा। जब संगीता ने उसे चिताया तो उसने कहा कि आगे से ऐसा नहीं करूँगा भाभी, भाई से कुछ मत बोलना। रिश्तों का पतन मैं अपनी आंखों से देख चुका था। जब रक्षक ही भक्षक बनने पर उतारू हो जाए तो वहाँ रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इत्तिफाकन जल्दी ही मुझे सिंगापुर में एक अच्छी नौकरी मिल गई तो मैं संगीता को लेकर हमेशा के लिए उस घर और घर के लोगों को अलविदा कहाया ताकि दुनिया के सामने रिश्तों का झूठा पर्दा पड़ा रहे। शायद इसीलिए सौभिक और काका ने कभी भाई और भाभी की खोज खबर नहीं ली। जब मुझे यकीन हो गया कि दवा लेते हुए संगीता स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकती है तो डॉक्टर की सलाह लेकर हमने अपना परिवार आगे बढ़ाने का विचार किया। जब मुझे देश की याद सताने लगी तो इंटरनेट के जरिए मैंने नौकरी की तलाश जारी कर दी। इत्तेफाक से मुझे मनचाही नौकरी दिल्ली में ही मिल गई तो मैं चला आया और सबसे पहले तुमसे मिला। अब और किसी से मिलने की चाह भी नहीं है, कहकर सौरभ भाई चुप हो गए। वह 2 दिन रहकर लाजपत नगर स्थित अपने नए मकान में चले गए। मैं बहुत खुश थी कि अब फिर से सौरभ भाई से मिलना होता रहेगा। मेरे दिल से मानो एक बोझ उतर गया था क्योंकि हो ना हो मेरी ही वजह से पतझड़ में तब्दील हो गए मेरे प्रिय और आदरणीय भाई के जीवन में भी आखिर वसंत आ ही गया। जाते जाते भाभी ने मेरे हाथ में छोटा सा एक पैकेट थमा दिया। बाद में उसे मैंने खोला तो उसमें उनकी शादी के वक्त मुझे दी गई चैन और कानों की बालियों के साथ एक जोड़ी जराऊ कंगन थे जिन्हें प्यार से मैंने अपने पास रख लिया। जिसका दिल सच्चा हो और जिसके इरादे नेक हो, भगवान भी हमेशा उनका साथ देते हैं। आज सौरभ भाई की ज़िंदगी संगीता भाभी के साथ बहुत अच्छी से चल रही थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।